वेलकम टू प्रखर अकेडमी। प्रखर अकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है मोटिवेशनल थॉट के साथ और वो कहता है कि डोंट ब्लेम द डिस्ट्रैक्शंस, इम्प्रूव योर फोकस। देखिए, डिस्ट्रैक्शन तो लाइफ में होंगे। हम अगर फेल हो जाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि हम दोषारोपण जो है वो दूसरों पर करने लगे। हमें ये देखना चाहिए कि हम में कहाँ खामी है, क्योंकि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने आप को, या जहां हम गलती कर रहे हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं मैं पड़ोसी को सुधारने के लिए चल दूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है कि दूसरों पर ब्लेम करने की बजाय हमें अपने फोकस को इतना इंप्रूव करना चाहिए कि चाहे कुछ भी होता रहे, हम फोकस्ड हैं कि हमें क्या करना है। तो इसी थीम के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पीएम केयर्स कितने पीएसए ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र को स्थापित करेगा? तो ये कहा गया है कि वो 551 जो आपके उत्पाद हैं ऑक्सीजन को का उत्पादन करने वाले संयंत्र हैं उन्हें स्थापित करेगा। केंद्र सरकार ने 2025-26 तक कितने मिलियन टन सरसों उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो कितना रखा है? 17 मिलियन टन। ये किसके द्वारा है? कृषि मंत्रालय से रिलेटेड है। तो कृषि मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस प्रोग्राम को शुरू किया है? तो अगर आपको अंदाजा हो जरा सा भी, तो ये किसने शुरू किया है? ये शुरू करने वाली है इंडियन आर्मी। किसने शुरू किया है इसको? इंडियन आर्मी ने शुरू किया है। तो इंडियन आर्मी ने इसको जो शुरू किया है, तो इसमें प्रोग्राम है क्या? इसमें यह होना है कि एक कानपुर बेस्ड कंपनी है, एक एनजीओ है, जिसने क्या किया है, इंडियन आर्मी के साथ एक रिलेशन बिल्ड किया और एक समझौता करते हुए इन्होंने लद्दाख और लेह, आपको पता है लद्दाख और लेह दो आपके जिले पड़ते हैं। किसमें ये पड़ते हैं? आपके लद्दाख रीजन के अंदर, जो आपका यूटी बना है, ठीक है। तो वहां से अ सेंटर फॉर द एक्सीलेंस एंड वेलनेस को शुरू किया गया है। अब इसमें है क्या कि जैसे फ्यूरी कॉप्स जनरल ऑफिसर कमांडिंग आपके रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन, और नियडो जो आपका वो संस्था है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एनजीओ की, उसके सीईओ थे रोहित श्रीवास्तव। उन लोगों ने मिलकर के एड्रेस किया। तो शुरुआत कब की गई इसकी? इंडियन आर्मी के द्वारा 26 अप्रैल को। लद्दाख के टैलेंट की शिक्षा को और बेहतर करने के लिए या उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देने के लिए क्या किया गया? इंडियन आर्मी के द्वारा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल और कानपुर बेस्ड एक कंपनी पड़ती है, एक एनजीओ पड़ता है, जिसके साथ मिलकर के इसको डेवलप किया गया। उसका नाम क्या है एनजीओ का? नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट फॉर्म में आपको नियडो कह सकते हैं। इनके साथ एक लेह में आपका एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। इसमें होना क्या है? दोनों जिलों से जो टैलेंट है यानी जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ लड़कियां और कुछ लड़के का एक बैच बनाया जाएगा जो किसकी प्रिपरेशन कराएंगे? जैसे नीट की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराने के लिए, तो ये उसमें किया जाएगा। तो अब ये बातें हुई किसके बारे में? ये बातें हुई आपकी क्या कहते हैं उसको, लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स के बारे में बात हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड क्या है और ये सुर्खियों में क्यों है? सिंगल, जो हमने बात किया सिंगल क्रिटिकल क्रिस्टल ब्लेड की जो बात चल रही है, तो ये डेवलप करने वाले जो हैं वो कौन है? ये डेवलप करने वाला है डीआरडीओ। कौन इसको डेवलप कर रहा है? डीआरडीओ। डीआरडीओ डेवलप्स द क्रिटिकल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर द एरो इंजन्स। तो जो एरो इंजन है यानी जैसे आपका हेलीकॉप्टर है, तो हेलीकॉप्टर को हमारे क्या करना पड़ता है? उसे जैसे सियाचिन ग्लेशियर में भी उड़ना है, उसे रेगिस्तान की गर्म क्षेत्र में भी उड़ना है। तो हमारे यहाँ को पता है कि ज्योग्राफिकल कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हैं। तो यहाँ पे विषम परिस्थितियों में जो हमारी मशीन है उसकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए या उसकी एफिशिएंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो कहीं पर भी जवाब ना दे जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या मतलब डीआरडीओ ने डेवलप किया है सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी को। और
इसमें जो इसका साथ दिया है वो इसका एक पार्ट है, एक लेबोरेटरी है इसकी, जिसका नाम क्या है, डीएमआरएल। डीएमआरएल मतलब डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी। शायद इसके बारे में डिटेल मैंने लिखा है। डीआरडीओ डेवलप्स द सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स। आप देख रहे हैं ये जो है ये सिंगल ब्लेड है, क्रिस्टल ब्लेड है जो हेलीकॉप्टर इंजन के लिए इस्तेमाल किया। तो ये एक कंपोनेंट है सिर्फ, ये है क्या, निकल बेस्ड। जो निकल सुपर अलॉय होता है, इन्होंने अलॉय बनाया। वो अलॉय कैसा है, जो हाई प्रेशर टर्बाइंस ब्लेड जो होते हैं वो इसमें यूज किए गए हैं, बनाए गए हैं समझिए, जिनकी सहायता से ये लाइट वेट रहेगा और इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो अच्छी होगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, द डिफेंस रिसर्च एंड द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हैज डेवलप्ड द सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स दैट आर यूज्ड इन द हेलीकॉप्टर इंजन्स and it has supplied 60 of them to the Hindustan Aeronautics Limited यानी HAL। HAL को दिए गए for the company's indigenous helicopter development program, क्योंकि ये प्रोग्राम चल ही रहा है कि हम लोग स्वदेशी तकनीक पर बनाना चाहते हैं, क्योंकि बाहर से हमें टेक्निक लेनी पड़ती है, वो कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हुई। अब सिंगल क्रिस्टल ब्लेड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, उसका ज्योमेट्री जो होता है, मतलब जिस ज्यामिति पर वो बना है वो एक कॉम्प्लेक्स शेप की होती है। आर मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ द निकल बेस्ड सुपर अलॉयज दैट आर कैपेबल विद स्टैंडिंग द हाई टेम्परेचर। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक मशीन आपकी एक ज़्यादा एल्टीट्यूड पर चलेगी या ज़्यादा वजन लेकर चलेगी या ऐसी कंडीशंस में चलती है जहाँ पर उसको मैक्सिमम बार चलना पड़ रहा है, तो होता क्या है, जो इंजन है वो जवाब देने लगता है। तो इंजन जवाब ना दे, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ भी जाए तो जो उसके कंपोनेंट हैं वो उस टेम्परेचर को झेल सकें। आपको याद होगा कि जो आपका स्टील होता है, तो स्टील को डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, जो आपका आयरन है, आयरन में थोड़ा सा मात्रा किसका मिलाया जाता है, कार्बन का मिलाया जाता है। कार्बन की थोड़ी सी मात्रा मिला करके हम क्या बनाते हैं, स्टील बनाते हैं। तो वही एक प्रोसेस है जिस तरह से इन्होंने सुपर अलॉय की बात की, निकल की, यानी ये ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, जिससे कि आसानी से वो उड़ान भरेगा विषम परिस्थितियों में और टाइम पर जवाब नहीं देगा, यानी रिक्वायरमेंट जब उसकी होगी तो ऐसा नहीं कि हाथ खड़े कर लेगा। तो ये किया गया, ये एक बहुत बड़ा कदम है जो किसके द्वारा किया गया, DRDO के द्वारा। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ आपको रिमाइंड कराता है कि प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द कंटेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार शुरू किया। इस भंडार को क्या नाम दिया गया, देखिए इसके लिए भी शायद डिटेल मैंने डाली थी कि ये 13 अप्रैल 2021 की बात है कि नीति आयोग ने एक डिजिटल ज्ञान भंडार पोषण ज्ञान का शुभारंभ किया था। तो नीति आयोग ने स्वास्थ्य और पोषण के बारे में राष्ट्रीय डिजिटल ज्ञान भंडार पोषण ज्ञान का शुभारंभ किया और इस वेबसाइट का निर्माण बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और अशोका विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज के सहयोग से किया गया। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस अवसर पर कौन कौन मौजूद हैं। जो उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार मौजूद हैं, आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो CEO हैं अमिताभ कांत, महिला और बाल विकास विभाग के सचिव राम मोहन मिश्र और अपर सचिव डॉक्टर राकेश सरवाल, ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो आपका नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, किस देश के द्वारा अंटार्कटिका में कॉमदंते फराज नाम का एक नया अनुसंधान बेस स्थापित किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो ये कहाँ पर किया गया, ये किया गया ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में जो ये किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ब्राज़ील ने किंग जॉर्ज आइलैंड जो पड़ता है, उस आइलैंड पर एंटार्क्टिका स्टेशन के पुनर्निर्माण की उन्होंने घोषणा की थी। क्या नाम है, कॉर्मादांते फेराज। क्लियर हो गया। इसमें कितना पैसा लग गया, इसमें तकरीबन $100 मिलियन का खर्च आया है। ठीक है, अब
था क्या कि इसकी स्थापना जो है वो पहले 1984 में हुई थी, और इसमें आग भी लग गई थी रिसाव के कारण। अगर याद हो आपको, इसकी जो चौकी थी उसमें आग लग गई थी, आग लगने के कारण ये नष्ट हो गई थी। अच्छा, अब बात आती है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इसको बनाया गया। तो इसको बनाया गया किसके लिए, जो आपके माइक्रो वो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनके अध्ययन के लिए, जो ग्लेशियर्स हैं, जो क्लाइमेट है, उन सब के अध्ययन के लिए इसको डेवलप किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं अपने सामने ब्राज़ील है, और ब्राज़ील जो है मैं आपको बता दूं, ये आपका साउथ उसमें अमेरिका में पड़ता है। तो साउथ अमेरिका में पड़ने वाला ये देश पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा देश है, पॉपुलेशन के मामले में भी और ये क्षेत्र के मामले में भी बहुत बड़ा देश है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है ब्रासिलिया। क्या राजधानी है, ब्रासिलिया। और बाकी के जो क्षेत्र हैं जैसे कि साओ पाउलो है, रियो डी जेनेरो तो आपने सुना ही होगा, तो ऐसे कुछ एरिया है, सल्वाडोर है, तो ये रीजन्स हैं आपके कहाँ, ब्राज़ील में। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसकी लोकेशन को देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका अटलांटिक के सदर्न पोर्शन में, यानी एक नॉर्थ अटलांटिक हो गया, एक हो गया साउथ अटलांटिक। तो साउथ अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में पड़ता है। ठीक है, और क्या बताना था आपको, बस मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा कि ब्राज़ील के बारे में। हाँ, थोड़ा सा इसकी इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं कि जो ब्राज़ील है, इस ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था है वो बेसिकली क्या है। आपने कहवा के बारे में सुना होगा, यानी कोको। जो कोको है मतलब कॉफ़ी है, केला है, गन्ना है, इसका ये सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और संतरा हो गया, मक्का हो गया, कोको हो गया, इनके उत्पादन में सेकंड नंबर पर आता है। ब्राज़ील के अंदर आपका जैसे एक उद्योग आपका पड़ता है पोत निर्माण का, पोत को बनाने का, पोत समझते हैं ना, मतलब युद्ध पोत आपने सुना होगा, तो पोत बनाने का काम भी होता है। वस्त्र उद्योग भी है, रसायन उद्योग भी है। ठीक है, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बताई, जैसे कॉफ़ी, केला, गन्ना, इसका एक बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो ये कुछ बातें किसके बारे में हुई, ये बातें हुई ब्राज़ील के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि टेस्ला इंडिया ने अपने मानव संसाधन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया। तो ये किया है नियुक्त किसको, चित्रा थॉमस को। ये आप देख सकते हैं, चित्रा थॉमस अपॉइंटेड HR हेड एट द टेस्ला इंडिया। प्रियर टू दिस थॉमस वाज द VP HR एट द रिलायंस रिटेल। तो ये आप इनका चित्र देख सकते हैं, टेस्ला का सिंबल है। तो ये थोड़ी सी जानकारी चित्रा के बारे में। ये क्वेश्चन वो हैं जो छूट गए हैं मुझसे, तो मैंने, क्योंकि मुझे सारे क्वेश्चंस कराने हैं, तो शामिल किए हैं, और महीने के अंत तक मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा बचेगा नहीं जिसको छोड़ूंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली का अनावरण किया। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा करने वाला देश जो है, वो देश कौन सा है, वो देश है आपका इज़राइल। कौन सा देश है, इज़राइल ने ऐसा किया है। अब थोड़ा सा क्लैरिटी कर देते हैं इसके बारे में। कब किया गया, 8 जनवरी सन 2020 में किया। किसने, इज़राइल ने। अब बात ये आती है कि इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें विशेषताएं होती हैं जैसे कि मोर्टार, जो फायर ड्रोन होता है वो आपके पास होता है, मध्यम श्रेणी के रॉकेट होते हैं, टैंक रोधी मिसाइल होते हैं, लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल हैं, जैसे कि वायु में कोई खतरा आपको दिखाई दिया, तो आपने देखा एयर में कोई खतरा है और यानी आपके ऊपर कोई हमला हो रहा है, तो आपने उसको डिटेक्ट किया। पहली बात तो उसको डिटेक्ट करना, फिर डिटेक्ट करने के बाद उसको नष्ट करना, तो लेज़र के माध्यम से उसको नष्ट कर दिया जाएगा। बनाया किसने, अब क्वेश्चन यह था कि इसको आप इस्तेमाल तो कर रहे हैं रक्षा प्रणाली को, लेकिन इसका निर्माण करने वाले कौन है। तो इसका निर्माण करने वाले जो आपका राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है और आपका एलिट सिस्टम, तो उसने इसको निर्मित किया है। अब ये आप देख सकते हैं, ये इज़राइल है। इज़राइल के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इज़राइल जो है उसके प्रधानमंत्री कौन है, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। और इज़राइल को आप देख सकते हैं, उसकी लोकेशन फिर दोबारा बता देता हूं। इज़राइल जो है वो इज़राइल इजिप्ट से घिरा है, और इधर आप देख सकते हैं
ईस्टर्न पोर्शन में जॉर्डन, अम्मान, अम्मान जो है ये आप देख सकते हैं, ये सीरिया, और ऊपर लेबनान है, ये इसका वेस्ट बैंक, और ये आप देख रहे हैं मेडिटेरेनियन सी। तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, वनीता गुप्ता कौन है जो हाल ही में चर्चा में रही? तो मैं बता दूं आपको, ये पहली भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें कि अमेरिकन्स ने क्या बनाया था, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया था। तो ये आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर को। एक्सप्लेन हु इज विनीता गुप्ता। तो यूएस फर्स्ट इंडियन अमेरिकन एसोसिएट अटॉर्नी जनरल इन जनवरी दिस ईयर, प्रेसिडेंट जो बिडेन who nominated the Gupta as the Associate Attorney General, described the Indian American as one of the most respectful civil rights lawyer in America. तो इनको बनाया गया, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है कि हिफाजत इस्लाम क्या है? तो हिफाजत इस्लाम एक बांग्लादेशी इस्लामिक संगठन है। अभी आपको याद होगा हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, बांग्लादेश का दौरा किया, तो बांग्लादेश के दौरे के समय में प्रधानमंत्री मोदी के टूर का, मतलब इस दौरे का विरोध किया गया, ठीक है। तो विरोध करने वाला जो संगठन था वो कौन सा था? वो यही संगठन था, हिफाजत इस्लाम। अगला प्रश्न आता है, भारत की कृषि निर्यात में सन 2020 और 21 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ये प्रतिशत की वृद्धि हुई है 30% की। अगला प्रश्न आता है कि जो दंतक प्रोजेक्ट है, तो ये दंतक प्रोजेक्ट क्या है? देखिए मैं बता दूं, पहली बात तो दंतक प्रोजेक्ट किस किस देश के बीच में हुआ? तो ये प्रोजेक्ट जो है वो भारत और भूटान के बीच में साइन हुआ था, ठीक है। इसको कितना समय हो गया? ये आपका प्रोजेक्ट दंतक इज कॉमेमोरेटिंग इट्स डायमंड जुबली इन भूटान। तो ये कितना समय हो गया? ये 60 साल का समय हो गया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट दंतक जो था वो एस्टेब्लिश किया गया था 24 अप्रैल 1961 में, 24 अप्रैल 1961 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें हुआ क्या था? एक्चुअली हमारा जो बीआरओ है, बीआरओ आप समझते होंगे, जो रोड ऑर्गेनाइजेशन है आपका बॉर्डर का, तो उसने वहाँ पर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, आपको पता है जो भूटान है वो बड़ा प्यारा सा देश है और वहाँ पर नेचर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती, बड़ा ग्रीन ग्रीन एरिया है, मतलब कहने का ये है कि वहाँ पर एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल है। तो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किसने किया? बीआरओ ने किया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या जाता है, जैसे कि रोड हो गए, ब्रिज हो गए, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डेवलप की गई। तो यही आपका दंतक प्रोजेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने रूमेटाइड गठिया में प्रयोग होने वाली बार्सिटिनिब नाम की दवा को कोविड-19 मरीजों को देने के लिए स्वीकृति दे दी है? तो ये किसको दी गई है? ये देने वाला है जापान। जापान ने इसके लिए स्वीकृति दी। हाल ही में भारतीय महिला रिकर्व जो आपका तीरंदाजी टीम है, उसने विश्व कप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की गई? तो ये प्रतियोगिता जो आयोजित की गई वो कहाँ की गई? ये की गई है आपकी ग्वाटेमाला में। कहाँ पर की गई है? ये की गई ग्वाटेमाला में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो गई। तो मैं बता दूं आपको कि जो आपका रिकर्व हुआ है, इसके अंदर हुआ क्या, इसके अंदर 3 मतलब ट्रायो जैसे आप कहते हैं, तो 3 आपकी महिलाएं थी भारत से, जैसे दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कोमलिका। तो इन लोगों ने मिलकर के क्या किया, इस वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। 27 अंक इन लोगों ने प्राप्त किए और 27 अंक प्राप्त करते हुए इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मैक्सिको या मैक्सिकन विरोधियों की टीम को परास्त कर दिया, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है और काफ़ी सम्मान भरी खबर है। और दूसरी जो बात है, इसमें एक जो मिक्स्ड कैटेगरी थी उसमें अतनु दास, मतलब मिक्स्ड इवेंट में अतनु दास और अंकिता भगत, इन दोनों ने मिलकर के ब्रॉन्ज पदक जीता और अपनी जो विपक्षी टीम थी अमेरिका, तो उसको हराया था, ठीक है। तो ये थोड़ी सी सूचना हो गई इसके बारे में। अब अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है, पीएम केयर फंड में $50,000 दान करने वाला कौन है? ये पैट कमिंस हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। ये देखिए, ये कौन है? ये हैं आपके पैट कमिंस। ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं और ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर ने कितना पैसा दिया है? 50,000 देने की बात कही। अगला प्रश्न क्या है?
अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार है, लेकिन दिया किसको जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है, आप किसी भी भाषा में उपन्यास लिखें उसके लिए दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो यूनाइटेड किंगडम में या आयरलैंड में पब्लिश होना चाहिए। दूसरी बात, उसकी एक कॉपी जो है वो आपकी किसमें, अंग्रेजी में अनुवादित होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी ये हाल ही में दिया जाएगा। अब किस कंपनी ने भारत में मेडिकल सामान की सप्लाई के लिए गिव इंडिया यूनिसेफ है, ये गलत टाइप हो गया, यूनिसेफ को 135 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, के माध्यम से, मतलब भारत को ही मिलना है ये, लेकिन इनके माध्यम से दिया जा रहा है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर है गूगल। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? गूगल। ये आप देख रहे हैं, ये गूगल कमिट्स ₹135 करोड़ टू हेल्प fight coronavirus crisis in India. Google has announced a commitment of 135 crore rupees or approximately $18 million to fight the pandemic in India, which is hit hard by the second wave of COVID-19 infections. तो ये एक बड़ी खबर है। Google has announced a commitment, हाँ वो सेम चीज़ है, तो ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग है। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शंस, द कमिटमेंट इंक्लूड्स 2 ग्रांट देने की बात की गई है फ्रॉम google.org। गूगल्स philanthropic arm totaling ₹20 crore or approx $2.6 million. The fund will help in getting the urgent medical supplies, including the oxygen and testing equipments for India as the country sees record case number amid oxygen shortage. The first is to give India, ये पहला give India के माध्यम से दिया जाएगा, to provide the cash assistance to the families hit hardest by the crisis to help their everyday expenses. And the second grant will go to the UNICEF to help get the urgent medical supplies, including the oxygen and testing equipments to where it is needed most in India, said Sanjay Gupta. कौन है ये संजय गुप्ता? कंट्री हेड एंड वीपी हैं गूगल इंडिया के। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी हुई किसके सौजन्य से? इंडियन एक्सप्रेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जो स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 भागीदारी है, तो उसमें किस देश के साथ ये किया गया? तो आपको पता है जो क्लाइमेट हुआ है अभी, तो वो अमेरिका के साथ हुआ। तो इसमें इस शिखर सम्मेलन में बात क्या हुई? इसमें भारत की तरफ से कहा गया कि भाई हम इंडियन सोलर अलायंस के माध्यम से या आपदा रोधी जो आपकी बुनियादी ढांचा है उसके गठबंधन के माध्यम से या और भी विकल्प तलाशते हुए हम इस कोशिश में साथ देंगे, यानी भागीदारी के लिए तैयार हैं। तो ये बातें कही गई भारत की तरफ से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर 2021 की जो बेस्ट मूवी है, बेस्ट फिल्म है, वो कौन सी है? तो मैं आपको बता दूं वो बेस्ट मूवी कौन सी है। वो बेस्ट मूवी है नोमैडलैंड। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, कौन सी मूवी है? ये है नोमैडलैंड। तो अब थोड़ी सी बातें इसमें और ऐड की गई हैं। क्या क्या बातें ऐड की गई हैं कि भाई बेस्ट फिल्म है नोमैडलैंड, मान लेते हैं, और बेस्ट डायरेक्टर कौन रहेंगे? क्लो झाओ। बेस्ट विजुअल इफेक्ट किसको मिला? टेनेट को। और बेस्ट एनिमेटेड मूवी की श्रेणी में कौन सी है? सॉल है। तो ये थोड़ी बातें किसके बारे में? ऑस्कर 2021 के बारे में। अगर कोई पूछ ले कि बेस्ट एक्टर कौन है, एड ऑन करते हुए बता देता हूँ। बेस्ट एक्टर कौन है? एंथोनी हॉपकिंस है। किसके लिए? द फादर के लिए उन्हें मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कोई पूछ ले तो फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड है नोमैडलैंड के लिए। ठीक है, और डायरेक्टर तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, बेस्ट पिक्चर भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल में काफ़ी होगी। ये आप देख सकते हैं नोमैडलैंड को मिला। नोमैडलैंड लीड्स 2021 ऑस्कर विनर्स। वेल दैट्स अ रैप ऑन द फर्स्ट ऑस्कर ब्रॉडकास्ट टू बी क्लासिफाइड एज ए फिल्म कंपेयर टू ए पास्ट ईयर्स। द 93 एनुअल अकेडमी अवार्ड फिल्म इनसाइड ए LA यूनियन स्टेशन। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी किसके बारे में है? ये जानकारियाँ आपको दी जा रही हैं किसके बारे में?
ये नोमैड लैंड के बारे में दी जा रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे क्या है, आगे है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको देखने के लिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो फिर से रिमाइंड करा रहा हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हैव ए गुड नाइट।